नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है that I consider theatre as the greatest of all art forms, the most immediate way in which a human being can share with another the sense of what it is of being a human being। यानी कि आपके सामने खड़ा हुआ थिएटर कलाकार एक क्षण में अपने सारे इमोशंस आप तक पहुंचा सकता है और उसी एक क्षण में आप उन सारे इमोशंस पर रिएक्ट कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में थिएटर की दशा और दिशा पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर के वरिष्ठ कलाकार और एनएसडी एल्यूमिनाई शिरीष डोभाल जी। शिरीष जी 4 दशकों से थिएटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिरीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शिरीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस समय, इस वक्त, जबकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, फिल्म्स है, टीवी है, तो इस समय थिएटर क्यों और थिएटर को ऐसे वक्त में कैसे जिंदा रखा जाए? राधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। लेकिन थिएटर क्यों ही सबसे बड़ा जवाब है। थिएटर की इतनी समस्याएं हैं, इतनी लिमिटेशंस हैं कि वही इसकी एक शक्ति बन जाती है, इसकी स्ट्रेंथ बन जाती है जी। और इसका लाइव होना ही इसका सबसे बड़ा गुण है जी। जैसे अभी आपने कहा कि ऑस्कर वाइल्ड ने जो कहा है जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और सटीक शब्दों में कहा है। मतलब सैमुअल बेकेट ने भी यही बात कही है, नोबेल विनर जो थे जी। उन्होंने ये कहा था कि थिएटर में, टेलीविजन की स्क्रीन में आप छोटे साइज में होते हैं, सिनेमा की स्क्रीन में बहुत बड़े साइज में होते हैं, विशाल आकार के, लेकिन थिएटर में आप जिस साइज के हैं उसी में हैं, यानी कि एग्जैक्ट आप वही हैं जो आप हैं जी। और जैसे कि आपने बताया कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशंस को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जी, और ऑडियंस भी उसमें रिएक्शंस दे सकती है और रिएक्ट कर सकती है अपने अपने ढंग से जी। और वो जो अनुभव है, वो अनुभव सीधे सीधे वो ले सकती है जी, बिल्कुल। तो ये इसकी पावर, जो लाइव होने वाली जो पावर है, लाइवलीनेस जो है थिएटर की, वो इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी बात, बहुत सारी समस्याओं के बीच में हम थिएटर क्यों करें? तो थिएटर जिनको करना है छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, रूरल एरियाज में, वो तो करेंगे ही। बात सिर्फ बड़े शहरों की नहीं है और प्रोफेशनल कंपनीज की नहीं है, छोटे छोटे अमेच्योर ग्रुप्स हैं पूरे भारत में। और मेरा ये मानना है कि अमेच्योर थिएटर ही सबसे प्रमुख थिएटर है भारत के लिए जी। और प्रोफेशनल थिएटर जो है वो बहुत ही सिमटा हुआ है। कह लें कि मुश्किल से 10 to 20% हो सकता है, वरना 80 to 90% थिएटर जो है अमेच्योर थिएटर, यानी कि अव्यावसायिक रंगमंच है अमेच्योर्स का। लेकिन वो ही इसको स्ट्रेंथ देता है और वो ही इसको बनाता है जी, है ना जी। तो इसलिए हमारे लिए थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। और थिएटर करने वाले लगातार कर रहे हैं सारी समस्याओं के बीच में। कोरोना हो चुका है लेकिन उन्होंने एक वेब सीरीज वाली इस तरह की कोई चीज़ें, छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के नाटक उन्होंने निकाल लिए हैं, तरीके खोज लिए हैं। बिल्कुल जी। सर, आपने तो फिल्म्स, टीवी और थिएटर, ये सारी ही चीज़ें की हैं, वेब सीरीज भी जी। तो आपके हिसाब से थिएटर और स्क्रीन, अगर हम इनको साथ में बोला जाए तो स्क्रीन बोल सकते हैं, थिएटर और स्क्रीन में क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानता है आपके हिसाब से? देखिए, 2-3 एंगल्स हो सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के। पहला तो यह है इसका प्रेजेंटेशन जी। सिनेमा यानी टेलीविज़न दोनों भाई बहन की तरह हैं जी। तो सिनेमा और टेलीविज़न में तो ये टेक्निक बेस्ड है पूरा का पूरा। इसमें एक्टर भी है, इसमें लेखक भी है, इसमें म्यूज़िक भी है, सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं जो थिएटर में होते हैं। लेकिन थिएटर में लाइव होते हैं और इसमें आप रिकॉर्ड करते हैं या पिक्चराइज करते हैं, और उसके बाद आपके पास एडिटिंग टेबल है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, और उसके बाद आप इसको रिफाइन करके एक बहुत अच्छा, जो कमियां होती हैं उन कमियों को आप काफ़ी हद तक दूर कर लेते हैं लैब में या एडिटिंग में या दूसरे जो प्रोसेस हैं, है ना, VFX वाले,
और थिएटर में क्या है, सब कुछ लाइव है, कंटिन्यूएशन में है, जी। बीच में कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई retake एक बार शुरुआत हुई, हाँ, कोई रिटेक नहीं है, मतलब सिंगल टेक है, वो भी मास्टर शॉट में। बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसका टेक्निकल डिफरेंस है। तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन का जो एक फ़र्क है, वो फ़र्क है स्क्रीन में और थिएटर में। अब थिएटर में क्या है कि बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है, थोड़ा मेहनत का काम भी हो जाता है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, क्योंकि आप सिनेमा में, टेलीविज़न में बहुत बारीक चीज़ों को भी आप ले सकते हैं जी। और ऑडियंस, मतलब आपके पास कैमरा है, लेंसेज हैं, आप क्लोजअप में, एक्सट्रीम क्लोजअप में जा सकते हैं और एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में भी जा सकते हैं। जी, ठीक है, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन समय कम है, वो एग्जाम्पल मैं ना दे के सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि दोनों की प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, जी, बिल्कुल। लेकिन मूल रूप से दोनों की आत्मा एक ही है। दोनों में लिटरेचर एक फाउंडेशन की तरह से इस्तेमाल होता है, जी। एक्टर्स अनअवॉइडेबल हैं दोनों के दोनों मीडियम में। तीसरी बात, जो हमारा ये शॉट्स का तरीका है, हाँ। वो जैसा मैंने कहा है कि इसमें तो एक लॉन्ग शॉट और एक मास्टर शॉट की तरह से चीज़ें होती हैं, लंबा टेक होता है ना, तो उसमें कोई रिटेक की कोई संभावना नहीं है, आप भी बता रही हैं। हाँ। तो उसमें रिटेक वगैरह हो सकते हैं। जी। अभिनय में भी यही फर्क होता है। एक्टर के लिए ये चैलेंजिंग हो जाता है कि अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है, पूरी तरह से तैयार होना है, और ऑडियंस के बीच में आप कहीं भी इधर उधर दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सर, इससे रिलेटेड एक मेरा सवाल है आपसे जी। कि ज़्यादातर जो एक्टर्स होते हैं वो जब ऑडिशन पर जाते हैं तो जो थिएटर कलाकार होते हैं उन्हें आदत होती है प्रोजेक्शन की, शब्द सही तरह से बोलने की, तो जब वो ऑडिशन देते हैं तो कई बार उन्हें सुनने के लिए मिलता है कि अरे तुम थिएटर कलाकार हो क्या? वो बोलते हैं हाँ, तो वो कहते हैं जी हाँ, आपको देखने से पता चल रहा है। तो आपसे जो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि जब हम ऑन स्क्रीन जाएं, थिएटर कलाकार जब ऑन स्क्रीन जाएं, तो क्या उन्हें अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वेरी करनी चाहिए, उसको थोड़ा मेलो डाउन करना चाहिए क्या, या फिर जो उन्हें सिखाया गया है थिएटर, जो मूल रूप से जो वो थिएटर कलाकार हैं, उसमें अड़िग रहे, बने रहें? देखिए, ये तो आप उनकी मतलब उनकी कमी बता रही हैं। जो आदमी थिएटर का होगा, जी, ठीक है, उसको आदत है अपने ढंग से काम करने की, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो टेलीविज़न कैमरे के सामने या फिल्म कैमरे के सामने जाता है तो उसको अपने आप को, है ना, अडेप्ट करना पड़ता है। जी, अडैप्टेशन। हाँ, अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। अपनी टेक्निक्स को, अपनी क्षमताओं को, और क्विकली स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। हाँ, क्योंकि वहाँ तो शॉट्स, छोटे छोटे शॉट, और शॉट भी ऐसे हो सकते हैं कि आपको आपका दूसरा एक्टर, को एक्टर आपके सामने ना हो, और हो सकता है 1 महीने के बाद या कुछ घंटों के बाद में उनके साथ बातचीत कर रहे हो, लेकिन उन्हीं इमोशंस के साथ। थिएटर में आपको वो सुविधा मिलती है इन्वॉल्वमेंट की और उस सिचुएशन की। तो जब ऑडिशन की बात आपने कही है कि ऑडिशन में जब जाते हैं तो तैयार होके जाना चाहिए, हाँ। क्योंकि थिएटर वाले को आदत होती है तैयारी करने की। हाँ। तो ही शुड नो ऑल द टेक्निक्स ऑफ कैमरा, ऑल द टेक्निक्स ऑफ द मीडियम, जी, बिल्कुल, सिनेमा मीडियम एंड टेलीविजन मीडियम। जी, थैंक यू सर, ये बहुत हेल्पफुल होगा आई थिंक हमारे दर्शकों के लिए, स्पेशली एस्पिरेंट्स और एक्टर्स के लिए, कि अडेप्टेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। हर स्क्रीन हो या थिएटर हो या फिल्म हो, आपको अडेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बहुत अमेजिंग सवाल मेरे दिमाग में आपके लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपने आज तक अपनी सारी चीज़ें बॉम्बे बेस्ड नहीं की हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बॉम्बे जो है वो हब है इस इंडस्ट्री का, पर आपका जो खुद का ग्रुप है वो यहाँ पर है, आप यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, आप उनकी मदद करते हैं उत्तराखंड में और आसपास कई शहरों में, भारत के कई शहरों में, पर आपने उसे बॉम्बे बेस्ड नहीं किया। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं चूँकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ा हूँ, और एनएसडी मैंने 1981 से 84 तक 3 साल का कोर्स किया था, जी। और मुझे 36 ईयर्स, 36 साल हो चुके हैं। जी। लेकिन मैं आज भी ये महसूस करता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मेरी जानकारी बहुत कम है। जी। चाहे वो सिनेमा का माध्यम हो या थिएटर का हो, हम लगातार सीखते रहते हैं, और जिस दिन हम सीखना बंद करते हैं या समझ लेते हैं कि हम परफेक्ट हो गए, तो हम उसी दिन बहुत स्टीप डाउनवर्ड चलना शुरू हो जाते हैं। हमारा टैलेंट खत्म, हमारा एस्थेटिक सेंस बहुत मिनिमाइज होने लगता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि बॉम्बे बेस में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारी ज़रूरत जो है वो उत्तराखंड को और जो
थोड़ा सा जहाँ पे ज़रूरत है थिएटर को डेवलप होने की। हालांकि ये बात 36 इयर्स पहले तो बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, आज उतना मायने नहीं रखती है जी। लेकिन यहाँ पे कोई अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है पूरे के पूरे उत्तराखंड में, जो बहुत बड़ी एक कमी है। बहुत ही मतलब दुखद स्थिति है। यहाँ कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है जहाँ मैं प्रोफेसर भी रह चुका हूँ कुछ समय तक, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मुझे वहाँ रुकना चाहिए, तो मैंने बहुत जल्दी छोड़ दिया, जबकि मैं टिल रिटायरमेंट वहाँ HOD कम डायरेक्टर रह सकता था। लेकिन मैंने वो प्रेफर नहीं किया और मैंने बॉम्बे जाना भी प्रेफर नहीं किया। मतलब मैंने कुछ फिल्मों में काम किया है। क्या मैं बता सकता हूँ कि कुछ फिल्मों में? जी, तो मैंने करीब 7-8 फिल्मों में काम किया है और उनमें से प्रकाश झा जैसे कमर्शियल डायरेक्टर के साथ भी काम किया है, MS सत्यू जैसे पुराने लीजेंड के साथ भी काम किया है और बड़े रोल्स किए हैं, और उसके अतिरिक्त 3 नेशनल अवार्डेड फिल्मों में मुझे काम करने का मौका मिला है। मैंने महात्मा गांधी की भूमिका 3 दूरदर्शन सीरियल्स में की है। अरे वाह! और वो अभी भी 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को आज भी दिखाया जाता है, मतलब इन वर्षों में भी। तो महात्मा गांधी का रोल और श्रीदेव सुमन की मुख्य भूमिका जो यहाँ फीचर फिल्म बनी थी उत्तराखंड में, उसमें भी मैंने की थी। तो ये सब कुछ करने के बाद, लेकिन किस आधार पे मुझे एक रंगकर्मी के रूप में, एक थिएटर पर्सन के रूप में मुझे इनवाइट किया गया, एक इज्जत के साथ और एक अनुभवी कलाकार होने के नाते, और शायद इसलिए भी कि रंगकर्मी थोड़ा पैसा कम मांगते हैं, है ना? तो ये भी एक कारण हो सकता है। ये तो दुविधा है जी। लेकिन मैंने बॉम्बे बेस होना इसलिए ठीक नहीं समझा, हालांकि मेरे फिल्म, मैंने एक फीचर फिल्म डायरेक्ट भी की है और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं जी, और काफ़ी करीब 20-25 सीरियल्स में, वेब सीरीज़ वगैरह में काम करने के बाद भी मैंने बॉम्बे बेस करना अपने को उचित नहीं समझा है। हालांकि मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक फीचर के बाद जो सेकंड फीचर मैं बनाने वाला हूँ, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, बट स्टिल आई डोंट वांट टू गो टू बॉम्बे। मुझे वहाँ बेस नहीं करना है। मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड के किसी रिमोट कॉर्नर में रहते हुए भी हम वो ही बढ़िया काम कर सकते हैं जो कान फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया जा सकता है और ऑस्कर के लिए भी डिजर्व कर सकता है वहाँ compete करने के लिए। दिस इज व्हाट आई मतलब बिलीव एंड दिस इज माई कन्विक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर ये सौभाग्य है मेरे ख्याल से उत्तराखंड के युवाओं का भी और बाकी के शहरों का कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और वो आपसे मैं मौजूद तो हूँ, लेकिन एक दुखद पक्ष मुझे आपके सामने कह देना चाहिए और दूरदर्शन के सामने, क्योंकि इसमें देखेंगे लाखों हजारों लोग, वो ये कि आज मैंने ये महसूस किया है कि हर आदमी एक्टिंग करना चाहता है, सेलिब्रिटी बनना चाहता है जी, एक्टर बनना चाहता है और कुछ ग्लैमरस करना चाहता है जी। लेकिन एक्टिंग के मौके तो उनको चाहिए, पर वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। वो जो डिवोशन जो थिएटर में हमें आज से 20-30 साल पहले मिलता था, उस डिवोशन के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं, 10% 20% लोग ऐसे होते हैं, लेकिन 80% लोग अगर सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं और इसको स्टेपिंग स्टोन की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बात बहुत दुखद लगती है जी। और मैं आपसे पूछना चाहती सर कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप इस एक चीज़ में हमारी हेल्प कर सकते हैं जी। आप प्लीज़ बताइए कि आपके फेवरेट नाटक क्या है और आपके फेवरेट लेखक कौन है, ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चल पाए कि क्या वो पढ़ें जिससे उन्हें थोड़ी सी हेल्प हो। देखिए, दर्शक जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और जो जानना चाहते हैं, अब मैं सीधे दर्शकों से ही बात कर रहा हूँ उन्हें पता होता है कि क्या पढ़ना है जी। वो इसकी जानकारी करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, पूछताछ करते हैं। जो लोग उनके आसपास के लोग हैं, रंगकर्मी, सीनियर्स या प्रोफेसर्स जो लिटरेचर पढ़ाते हैं या समझ रखते हैं अच्छी, तो उनसे, वो जानकार लोगों से ये जानकारी लेते हैं। लेकिन मैं उन्हें कोई नाटकों के नाम बताऊं या लेखकों के नाम बताऊं तो इतने सारे नाम हैं, और मेरा ये भी मानना है कि हम सिर्फ नाटकों तक सीमित ना रहें। अगर हमें नाटक में एक्टिंग करनी है और नाटक करने हैं, बल्कि हमें कहानियों तक जाना चाहिए, उपन्यासों तक जाना चाहिए, मतलब फिक्शन इन जनरल। वो सिर्फ हिंदी का नहीं, पूरे भारतीय जो हमारा साहित्य है उसका, बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर जो है, वर्ल्ड लिटरेचर में भी जाना चाहिए। और हमारे पास हिंदी और अंग्रेजी में, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी हमारी दोनों भाषाएं ऐसी हैं जो लगभग सभी जानते हैं, तो हिंदी अंग्रेजी में हमें सारा अच्छा साहित्य, ड्रामेटिक भी, नावल वाला भी और फिक्शन वाला भी, शॉर्ट फिक्शन है ना, मतलब स्टोरीज, तो ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो उनको वो पढ़ना चाहिए, उससे उनकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उनकी समझ बढ़ेगी और ह्यूमन नेचर और लाइफ की बहुत गहरी समझ धीरे धीरे
स्लोली बट स्टेडीली वो विकसित होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ नाम बताने से काम नहीं चलेगा। पर सर फिर भी आपका कोई ऐसा नाटक है जो आपके दिल के बहुत करीब हो? देखिए, मेरा अपने लिखे हुए तो 1-2 नाटक ही लिखे हैं मैंने, लेकिन मैंने जो नाटक किए हैं, जो मतलब एज ए डायरेक्टर है ना, और या बतौर एक्टर भी मैंने काम किया है, अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी उनके डायरेक्शन में भी काम किया है और अपने दोस्तों के साथ भी किया है। तो अभिनय में तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन बतौर डायरेक्टर मेरे कुछ प्लेस काफ़ी मतलब लोकप्रिय हुए और कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी गए हैं। उनमें से मैं 2-4 का नाम लेना चाहूँगा। हेनरी गिब्सन का एन एनिमी ऑफ द पीपल, जन शत्रु नाम से हमने हिंदी में किया था, और वो नेपाल में इप्सन फेस्टिवल में 2006 में, इंटरनेशनल फेस्टिवल में, जिसमें करीब 10-12 देश आए थे। अच्छा। तो मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया था इस नाटक के साथ, शैलनट अपने ग्रुप के साथ, जी, जन शत्रु नाम से। तो वो एक अच्छा नाटक है जिसमें बहुत सारे कलाकार देहरादून और उत्तराखंड के ही थे। अच्छा। उसके अतिरिक्त एक नाटक मैंने किया था जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने शेक्सपियर का एक नाटक किया था, ऑथेलो, लेकिन गढ़वाली में किया था। अरे वाह! और सर इनके ट्रांसलेशंस भी आप खुद ही करते हैं? नहीं, ट्रांसलेशन उनका किया था श्री दिनेश बिजलवाण जी हैं। अच्छा। हमारे पुराने मित्र हैं, रंगकर्मी भी हैं, लेकिन उन्होंने कई साल से, करीब 15-20 साल पहले किया था। तो 2016 में, जो कि शेक्सपियर के 400 वर्ष उनकी मृत्यु के बाद 400 वर्ष हो रहे थे, तो पूरे वर्ल्ड ओवर साल 2 साल के लिए मतलब पूरा सेलिब्रेट किया जा रहा था, सेलिब्रेशन चल रहा था उनकी स्मृति में। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना करें, और ये नाटक जब हमारे पास इतना खूबसूरत गढ़वाली में लिखा हुआ है, तब तो हमें किया ही जाना चाहिए। तो मैंने उसमें कुछ गीत जोड़े थे, उसमें 1-2 गीत तो थे जो लेखक बिजलवाण जी ने लिखे थे, दिनेश जी ने, लेकिन मैंने उसमें करीब 6 गाने और जोड़े। और एक गीत मैंने कहा कि इस थीम पे नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो हमारे यहाँ के मतलब लिविंग लेजेंड है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आपको कुछ गाने लिखने हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से, बहुत बिजी थे और थोड़ा बीमार भी थे, तो उन्होंने फिर भी एक गाना मुझे लिख के दिया, और मतलब थीम मैंने उनको बताई थी, सिचुएशन बताई थी, और हिंदी में एक आइडिया दिया था मैंने। तो उन्होंने वो गीत भी लिखा और उसकी धुन भी बना के दी। वो इतना हिट हुआ, और ये नाटक मैंने अपने ग्रुप के साथ नहीं, उत्तरकाशी के एक ग्रुप के साथ किया। ऑथेलो का नाम हमने रखा था औस्यालो। औस्यालो यानी कि औसी की रात, यानी कि अमावस्या की रात्रि में पैदा होने वाला। यह बिल्कुल काला था, वो तो भूत जैसा था, लेकिन शक्तिशाली। और लेकिन वो अपनी पत्नी को गला घोट के मार देता है, छोटे से शक के आधार पर। वो विलेनिश जो लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, यागो जैसे, वो इसमें काम करते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मतलब ये ऐसा लगता है कि ओरिजिनल गढ़वाली प्ले होगा, कोई कह नहीं सकता कि शेक्सपियर का होगा। तो हमने इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने शैलनट ग्रुप के साथ। और शैलनट ग्रुप के ये शैलनट ग्रुप के साथ नहीं हुआ था, संवेदना समूह उत्तरकाशी के साथ हुआ था, लेकिन शैलनट के साथ मैंने कई भाषाओं में नाटक किए हैं। गढ़वाली के बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, कुमाऊनी के लिखे गए हैं, क्योंकि 10 शहरों में हमारी संस्था शैलनट रही है। अब से नहीं, 1984-85 से 10 शहरों में। अच्छा, एक बात आपने कही थी कि कोई ऐसा गीत जो कि मैं किसी नाटक का गुनगुनाना आप चाहें, प्लीज हमें कुछ गुनगुना कर बताइए। तो मैं, चूंकि उत्तराखंड के संदर्भ में आपने मुझे सवाल किया है, तो मैं एक गीत आपको बताता हूँ। हालांकि बहुत सारे गढ़वाली नाटक किए हैं और म्यूजिकल किए हैं, लेकिन एक गीत शायद मैं आपको बता पाऊँ। ये हमने गरुड़ व्यू, जो एक इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में, थिएटर बल्कि बड़े फेस्टिवल में, आर्ट फेस्टिवल में हुआ था, उसमें हमने किया था, महाभारत पे बेस्ड। तो कर्ण जो है, कुंती आती है कि देखो अर्जुन तुम्हारा भाई है, उसको मारना नहीं, जो कल युद्ध होगा, है ना। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कौरवों के साथ हूँ और मैंने उनका नमक खाया है। तो मैं चाहे अपना भाई ही क्यों ना हो, और आप मेरी माँ हैं जिन्होंने मुझे कुंवारेपन में जन्म देके मुझे छोड़ दिया था, त्याग दिया था। तो वो एक गीत गाता है, जब वो माँ जाने लगती है तो गाता है वो, गाड माँ बगे द्याई अपनो नान्याला, कैनी देखी कैनी जानी अभागी को हाला। हे
बड़ा पैथेटिक गीत है और हमने इसको ड्रामेटिक बनाया है। गीत भी मैंने ही लिखा है और इसको नाटक भी मैंने ही लिखा था, ये गरुड़ व्यू। लेकिन इसको हमारा उद्देश्य ये होता है कि दर्शकों को टच करे जी, उनको झकझोरे और उनके इमोशंस को पकड़े। जी, अभी आपने गाया तो आपकी आंखों में मुझे वो कैरेक्टर दिखाई दिया सर। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस वक्त, ये जो मोमेंट आपने यहाँ कैमरा के सामने दिया है। चलिए धन्यवाद, वो तो ज़रूरी है। मैं चूंकि थिएटर वाला रंगकर्मी हूँ और रंगमंच का विद्यार्थी हूँ जी, तो वो आ ही जाता है। इससे पता चल रहा है सर कि आप आज इस लेवल पर क्यों और कैसे हैं, बिल्कुल आपकी आंखों में दिखता है सर। अच्छा सर, अब मैं आपसे जो बात हम पहले कर रहे थे 15 भाषाओं की, पहले तो अगर सुना जाए ये बात कि 15 भाषाओं में आपने थिएटर किया है तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी बात लगती है, पर आपने किया है अपने ग्रुप के साथ। इसके एक्सपीरियंसेस प्लीज़ हमें बताइए। नहीं, थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि अपने ग्रुप के साथ नहीं, हमारा ग्रुप तो गढ़वाल कुमाऊँ में और यहीं पे बेस्ड है ना, उत्तराखंड के ही। जी हाँ, शैलनट। लेकिन ये मैंने दूसरे, मतलब यहाँ तो हमने 2-3-4 भाषाओं में ही काम किया है, जी, है ना, जो संभव थी हमारे लिए। हिंदी में, अंग्रेज़ी में, गढ़वाली में और कुमाऊनी में जी, ठीक है। लेकिन मैंने चूँकि अलग अलग जगहों में जाके, अलग अलग स्टेट्स में जाके काम किया है, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कहने में कि मैंने कन्नड़ भाषा में 4 नाटक डायरेक्ट किए हैं और बड़ी कंपनीज़ के साथ किए हैं, इंस्टीट्यूट्स के साथ किए हैं, प्रोफेशनल कंपनीज, प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम किया है। और उसके अतिरिक्त मतलब मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में भी एक नाटक किया है मैंने, मराठी में, कोंकणी में भी काम किया है, और इस तरह से सिक्किम की भाषाओं में भी, नेपाली में, संस्कृत में, इन सब भाषाओं में मैंने काम करने की कोशिश की है। मतलब मुझे मौका मिला तो मैंने किया। और दूसरी बात क्या है कि मैंने चूंकि एक मिशन की तरह से थिएटर को लिया था। एनएसडी के बाद जैसे अक्सर लोग मुझसे सवाल करते थे कि सब लोग तो मतलब बॉम्बे चले जाते हैं जी, आप ये उल्टे बांस बरेली को मतलब उत्तराखंड वापस आ रहे हैं दिल्ली से, क्यों? क्योंकि हमारे जितने एनएसडी के लोग उत्तराखंड से करीब होंगे 40 से ऊपर, 40-50 के बीच में है एनएसडी ग्रेजुएट्स। पोस्ट ग्रेजुएट होता है लेकिन ग्रेजुएट ही बोला जाता है। तो वो इतने सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 लोगों ने काम किया, 5-6 हो सकते हैं जो कभी कभी आके छुट्टियों में आके काम कर लेते थे, लेकिन अकेला मैं ही था ऐसा, अंधों में काना कह लें कि मैंने मतलब लगातार यहाँ पे काम किया और जब जब संभव हुआ और बाहर भी जाता रहा। तो कई भाषाओं में काम करने से मतलब मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। हमने डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में काम करने की कोशिश करी, है ना। तो उससे मतलब रिचनेस एक आई है काम में, अनुभव बढ़ा है और मैं एक अच्छा विद्यार्थी होने की कोशिश कर रहा हूँ आज भी। बिल्कुल। तो आपने विद्यार्थियों की बात की, आज की तारीख में जो एक्चुअली विद्यार्थी हैं, जो एस्पायर करते हैं थिएटर करना, एक्टर बनना, उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं सर? क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपके सामने बैठूं तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि नए कलाकारों के लिए, उभरते थिएटर कलाकारों के लिए आपके क्या सुझाव हैं? देखिए, उभरते हुए कलाकार तो एक बात है, उभरते हुए कलाकार का मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत काम तो कर लिया है जी। तो मैं साथियों आपको यही कहना चाहूँगा, जो हमारे रंगकर्मी साथी हैं जो एस्पायर कर रहे हैं कि पहले थिएटर में आएँ, वहाँ अपना नाम करें, अपनी पहचान बनाएं, एनरिच हो जाएं काफ़ी, और उसके बाद फिर दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडिया में भी हम लोग जाएं, जैसे टेलीविज़न, सिनेमा और बॉम्बे इंडस्ट्री और हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब जगह वो जाएं। तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग आएँ और जाएं, लेकिन उसके लिए जो डिवोशन और डेडिकेशन चाहिए और जो सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस, यानी कि धैर्य चाहिए, समर्पण और धैर्य, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आप में एक पागलपन, एक जुनून होना चाहिए कि हम किस तरह से मतलब चीज़ों को और ज़्यादा सीखें और ज़्यादा सीखें, अपने को निखारें, और जब हम सामने आएँ तो हमारे काम से लोग खुश हो जाएं, उनका दिल खुश हो जाए। तो ये चीज़ें जब तक ये भावना आप में नहीं होगी ना, तब तक आप कमज़ोर ही रहेंगे। क्योंकि ओलंपिक में जाने के लिए, अगर आपको ओलंपिक्स में जाना है या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी बनना है, कितनी मेहनत होती है। लेकिन एक्टिंग को सब लोग इतने लाइटली लेते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि हर कोई एक्टिंग कर सकता है, तो बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे इस्टेब्लिश होना है,
तो उसी लेवल पे, उसी शिद्दत के साथ आपको, उसी जुनून के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत आपकी होनी चाहिए। इसमें डिग्रीज और उन चीज़ों से काम नहीं चलता, इसमें मार्क्स या परसेंटेज से बात नहीं बनेगी। लगातार आपका ये क्रेज बना रहना चाहिए लंबे समय तक। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर आपके इस सुझाव के लिए, और थैंक यू कि आपने वक्त निकाला, आप हमारे पास आए और ये चर्चा की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूरदर्शन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और उत्तराखंड के सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद सर। तो देखा आप लोगों ने, आशा करते हैं कि सर की ये टिप्स आपके ज़रूर काम आएंगी। दोबारा फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर, किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।